नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 19 का कल रात का एपिसोड जिसमें कि मालती चहर का इविक्शन हो जाता है। उसके बाद ये घर वाले अपने दुख, दर्द, पीड़ा, स्ट्रगल, तकलीफ की दास्तां सुनाते हैं। इन सारी बातों पर हम बात करें ना, उसके पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर के चलना चाहूंगा मैं उस एपिसोड में जहां पर कि तान्या मित्तल, सदी की सबसे महान मोटिवेशनल, सच्ची और संस्कारी लड़की का जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो वहां पर सदी की सबसे सच्ची और संस्कारी लड़की जो है वो सलमान खान को इम्प्रेस करने वाले अंदाज में बोलती है कि सर, जब आपकी फिल्म आई थी ना हम साथ साथ हैं, तब मैं 10-11 साल की थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और आई होप कि आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हम साथ साथ हैं नाम की जो फिल्म है सलमान खान की, ये कौन से साल में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक्चुअली में रिलीज हुई थी 1999 यानी कि 1999 में। और सलमान खान के सामने जिस तरह से तान्या मित्तल ने कहा था कि मैं 1999 में 10-11 साल की थी, लेकिन यही लड़की कल रात के एपिसोड में क्या बोलती है, सर बिग बॉस 27 सितंबर 1995 व्हेन अ प्रिंसेस वाज बोर्न, तब मैं पैदा हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सलमान के सामने सर मैं 1999 में 10-11 साल की थी, लेकिन कल रात के एपिसोड में मैं तो 1999 से 4 साल पहले यानी 95 में पैदा ही हुई थी। दैट मीन्स जब हम साथ साथ हैं नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, तब ये लड़की इसके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग 4-4.5 साल की थी, लेकिन सलमान के सामने यही लड़की खुद को 10-11 साल की लड़की के तौर पर पोर्ट्रे कर रही थी। तो यही पर पता चल जाता है कि तान्या मित्तल की बातें इज इक्वल टू गधे की लाते। तो वो लड़की जो अपनी बर्थ डेट के मामले में ही झूठ बोलती हो, उसकी जो स्ट्रगल की दास्तां है वो कितनी रियल रही होगी। लेकिन कितने घनघोर आश्चर्य की बात है कि ये लड़की जो कि छोटी छोटी चीजों में दूसरों की असलियत ढूंढने में बिजी रहती है, इस चक्कर में ये लड़की छोटी छोटी चीजों में अपनी असलियत किस तरह से दुनिया को दिखा रही है, इसका एक नजारा आपने कल रात के एपिसोड में फिर से देख लिया। हालांकि ये जो नजारा हमें देखने को मिला है, ये तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में देखने को मिला है, जिस पर कि हम थोड़ी देर के बाद आएंगे बात करने। फिलहाल चलते हैं एपिसोड की शुरुआत पर। तो रोज की तरह भैया गाना बजता है और रोज की तरह कैमरामैन अपना काम बड़ी ही शिद्दत के साथ करता है। इसी दौरान हम क्या देखते हैं, तान्या मित्तल जो कि क्लेम करती है कि मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, लेकिन जैसे जैसे फिनाले के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, ये लड़की अपनी असलियत दिखाने लग गई है। और असलियत क्या है भैया, क्लीवेज दिखाना, छोटे कपड़े पहनना, बगैर पल्लू के साड़ी पहन करके, ओपन ब्लाउज पहन करके दुनिया को अपने क्लीवेज के दर्शन कराना। यही तो है ना भाई साहब इस सो कॉल्ड संस्कारी और स्पिरिचुअल लड़की की असलियत, जो कि बीते 100 दिनों से लोगों को चूतिया बना रही थी कि मैं तो कपड़े भी वॉशरूम में पहनती हूँ, मेरे को आदत नहीं है ना, मतलब इतने ओपन एनवायरनमेंट में रहने की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब इससे पहले कि कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स या फिर कई सारे वोक प्राणी जिनके अंदर फेमिनिज्म का कीड़ा भर भर के उमड़ता घुमड़ता है, वो लोग आए और मुझे ज्ञान दें ये बोलकर कि भैया उसकी बॉडी, उसके कपड़े, उसकी चॉइस, तुम अपना दिमाग को बराबर रखो, तो मेरा दिमाग बराबर ही है। मैं तो बस एक ही पॉइंट रख रहा हूं कि ये लड़की जो कि क्लेम करती है कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मैं तो अपने कल्चर और संस्कार का प्रमोशन करती हूँ, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, लेकिन आप खुद देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से वो लड़की क्या कर रही है या फिर क्या नहीं कर रही है। एनीवेज, इसी फालतू सी लड़की के साथ एक और फालतू सी लड़की आकर के सुबह सुबह बैठ जाती है और वो कुछ हेड मसाज, और ये जो मेरा खोपरे का नारियल का जो तेल है ये जम चुका है, तू इसे हाथ लगाते ये भी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, इस तरह की फालतूपंती चलती रहती है। और ये फालतूपंती करती कौन है, ये फालतूपंती करती है मालती चहर, जिसके सपोर्ट में पूरा सिस्टम उमड़ घुमड़ पड़ा था। और सिस्टम की पिपड़ी कौन बजाता है भैया, सिस्टम की पिपड़ी बजाता है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का खैराती या फिर फिक्स्ड विनर यानी कि एल्वेश, जो कि जब जीता था तब उसने बड़े क्लेम करे थे कि भैया मेरे को 15 मिनट के अंदर 280 मिलियन वोट आए हैं। हालांकि तब भी मैंने ये कहा था कि मेकर जो है वो अभिषेक मलान को नहीं जिताना चाहते थे, इसीलिए मिड सीजन में फिक्स्ड विनर बना करके लेके आए थे ये लोग एल्विश यादव को। और एल्विश यादव जैसे ही जीत गया उसके बाद उसने बड़ा सा स्टेटमेंट दिया कि मेरे को 15 मिनट में 280 मिलियन वोट आ गए थे। और ध्यान दीजिएगा कि एल्विश यादव ने कभी कोई सबूत, कभी कोई प्रूफ हमें नहीं दिखाया कि उसे एक्चुअली में कितने वोट आए थे, कितने वोट नहीं आए थे, बस हवा हवाई बातें कर दी। और ये जो सिस्टम की जो पीपड़ी बजाते हैं चिलगोजे, उन्होंने उस बात को स्वीकार भी कर लिया। अब अगर एल्विश यादव को 15 मिनट में 280 मिलियन वोट आए थे, तो एल्विश के जो टट्टे आए थे, चाहे वो लवड़केश कटारिया हो, उसे 280 मिलियन वोट नहीं तो कम से कम 140 मिलियन या फिर 70 मिलियन या फिर 70 का आधा 35 मिलियन वोट तो आए ही होंगे ना। लेकिन नहीं, आपने भी देखा था कैसे लवड़केश कटारिया को बगैर वोटिंग
को उड़ा दिया गया। रजत दल्ला, उसे उड़ा दिया गया। रजत दल्ले से पहले एल्विश आर्मी के कोटे से एक और जोकर आया था, यूके राइडर, उसे भी बगैर वोटिंग के उड़ा दिया गया। और फिर इसी एल्विश यादव और उसकी नल्ली सी आर्मी ने मृदुल तिवारी को सपोर्ट करा, वो बंदा टॉप 5 में भी नहीं आ पाया। और मृदुल तिवारी के साथ साथ ये एल्विश आर्मी के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे मिलकर के मालती चहर को सपोर्ट कर रहे थे। वोट अपील भी इन लोगों ने कर डाली थी, और मालती के लिए तो वोट अपील करने में सारे क्रिकेटर्स भी कूद पड़े थे। लेकिन इतने भारी भरकम फैन फॉलोइंग वाले क्रिकेटर जो हैं, उनकी वोट अपील पर भारी पड़ गई एल्विश आर्मी और एल्विश यादव की पनौती। एल्विश का जो सिस्टम है, वो सिस्टम का ऐसा श्राप लगा हुआ भाई साहब कि वो बंदा जो एल्विश कोटे से आता है, वो बंदा जो है वो कुछ भी कर लो टॉप 2 में आ ही नहीं पाता है। एक अकेला रजत दल्ला है जो कि टॉप 3 तक पहुंच गया था, अदरवाइज भाई साहब कोई बंदा जो है वो टॉप 5 में भी नहीं आ पाया। और इसका एक एग्जांपल आपने इस सीजन में फिर से देख लिया, पहले मृदुल और अब मालती चहर, जिसका कल इविक्शन हो गया। हालांकि इविक्ट होने से पहले मालती और प्रणीत के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हो जाता है, जहां पर मेरा मानना है कि प्रणीत की गलती थी। भले ही मालती तुम्हारी दोस्त हो, ऐसा तुम मानते होगे, लेकिन मालती ऐसा बिल्कुल नहीं मानती थी, क्योंकि मालती एक नंबर की दोगली थी। वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। अकॉर्डिंग टू मालती चहर, वो तो आपको मार सकती है, आपको बेलन से मार सकती है, आपके बाल भी पकड़ सकती है, आपको बुली भी कर सकती है, रोस्ट भी कर सकती है। और ना सिर्फ ये चीजें वो अकेली कर सकती है, बल्कि अपने साथ साथ तान्या मित्तल को भी ले आती है, जो कि आपको मॉक करती है, आपको चिढ़ाती है, आपके एथिक्स, आपका प्रोफेशन सब पर जा सकती है। लेकिन यही मालती चहर चाहती है कि आप जो हो, यानी कि प्रणीत मोरे, आप जीके के साथ मत उठो बैठो, आप जीके के साथ कोई भी बातचीत मत करो, आप मेरे हिसाब से चलो। अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर मैं आपको एक नंबर का दोगला भी बोलूंगी और आपको मिसोजिनिस्ट भी बोलूंगी, क्योंकि आपने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है। न सिर्फ हाथ उठाया है, बल्कि आपने पैर से मारने की भी निंजा टेक्निक इस्तेमाल करी है। अब ये बात अलग है कि आपकी जो लात है वो मुझे लगी नहीं है, लेकिन मैं नैरेटिव तो ऐसे बनाऊंगी कि तूने लिमिट पार कर दी है, तूने एक लड़की को नेशनल टीवी पर मारा है, जबकि एट द सेम टाइम यही मालती जैसी जो लड़कियां हैं वो जेंडर इक्वेलिटी की पीपड़ी भी बजाती हैं। वो हमेशा एक डायलॉग देती है कि भाई मारी छोरियां क्या छोरों से कम से। और यहीं पर निकल करके आता है मालती जैसी फेक फेमिनिस्ट लड़कियों का दोगलापन, जो ऐसे तो जेंडर इक्वेलिटी की बातें करेंगी कि भैया लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, हम लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा काम कर सकती है, हम लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग हैं, ये हैं वो हैं, तुम लौंडे जो हो वो एक स्ट्रांग औरत को झेल नहीं सकते हो। एट द सेम टाइम इनने मेरे को मार दिया, इनने लिमिट पार कर दी, मैं नहीं यहाँ पर लाऊंगी, मैं नहीं लाऊंगी, यहाँ पर इसने लिमिट पार कर दी। ये दोगलापन है भाई साहब मालती चहर जैसी लड़कियों का, फरहाना जैसी लड़कियों का, जो कि ऐसे तो बड़ी स्ट्रांग बनती हैं, लेकिन जी के बाबू ने पैर इधर रख दिया, एक लड़की की तरफ ऐसे पैर करके बैठ गए, जी के बाबू ने एक लड़की से ऐसे बात कर ली। टाइम टू टाइम ये लड़कियां खुद ही खुद को दोगली साबित करती हैं। और ये जो दोगलापन है या फिर ये जो हिपोक्रेसी है ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोगों की, ये आपको हर सीजन में देखने को मिलती है। मुझे यहाँ पर याद आ रही है बिग बॉस 16 की टीना दत्ता, द ब्रांड, बी साइलेंट, आगे का आप समझ सकते हैं। वो भाई साहब शालीन से चिपकती थी, ये वो दुनिया भर का अर्धनग्न अवस्था में। एट द सेम टाइम, ओ शालीन मनोट, हाउ डू यू टच मी, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ कैरेक्टर, तुम एक लड़की के परमिशन के बगैर कैसे टच कर सकते हो। लेकिन खुद जाकर के कैसे चिपका चिपकी करती थी, आपने सबने देखा है। तो मतलब वही वाला पॉइंट है कि तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत, तुम करो तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। इन्हीं बातों के साथ साथ हमारा एक फेवरेट वाला जो शेर है वो भी इस सिचुएशन पर फिट बैठ जाता है कि हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रणीत को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर जस्टिफाई कर रहा हूँ। उसने जो लात मारने का जो जेस्चर दिखाया है वो काफी गलत है, बट हमें यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर प्रणीत ने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। जिस तरह से ये मालती यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रही थी, तूने लिमिट पार कर दी, ये चीज या फिर ये वाला जो रैंडम रोना है, ये तो प्रणीत भी कर सकता था ना कि भैया तूने भी मेरे को मारा, मेरे बाल पकड़े, ये करा वो करा। हम मर्दों की यही प्रॉब्लम है भैया, ना हम रोते हैं ना हम विधवा विलाप करते हैं, तो हमारा दर्द तो कोई नहीं समझता। ये मालती चुड़ैल जो है वो जहां पर सिर्फ एक जेस्चर करा, प्रणीत ने मारा भी नहीं था, तो उसके ऊपर मुंह फैला करके बैठ गई। इससे तो यही पता चलता है कि तुम जो दोस्ती के नाम पर मजाक मस्ती करती हो वो एक तरफा है, तुम करो तो सही, उधर से आ गया तो गलत। तो इससे तो एक ही बात पता चलती है कि तुम प्रणीत की दोस्त कभी थी ही नहीं, तुम सिर्फ दोस्ती का ढोंग कर रही थी, नौटंकी कर रही थी, एज सिंपल एज दैट। और इसके साथ साथ मालती चहर ने जाते जाते एक बात और साबित कर दी कि मालती चहर के अंदर खुद का कुछ भी नहीं है। ऐसे तो मालती चहर क्लेम करती है कि मैं एक डायरेक्टर हूं। अगर आप एक डायरेक्टर हो ना, तो आपको तो इमोशंस की समझ अच्छे से आ जानी चाहिए। आपको देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, ये रियल है, ये फेक है। नहीं, आपने ऐसा कुछ भी स्किल हमें नहीं दिखाया। इनफैक्ट आपने तो एक चीज साबित कर दी है कि आप अगर शो के अंदर आई हो तो सिर्फ आपके भाई की बदौलत आई हो। आपके भाई ने आपको शो के अंदर भी भेजा, बाहर आपका भाई आपके लिए सपोर्ट सिस्टम लेकर के खड़ा था। लेकिन जब आप ही एक नंबर की नालायक पदार्थ हो, तो फिर आप
आपका भाई आपके लिए कर भी क्या लेगा। आपके भाई ने आपके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आप जो हो भाई साहब, आप में तो कोई दम था ही नहीं। और इसके अलावा हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मालती चेयर का जो इविक्शन था वो तो भाई साहब पहले से पहले ही लोडिंग अवस्था में था। इनफैक्ट मेकर्स ने तो एक प्रोमो कार्ड दिया था टॉप 5 का जिसमें मालती चेयर नहीं थी, लेकिन फिर आनंद फानन में मेकर्स को दूसरा प्रोमो कट करना पड़ा जिसमें उन लोगों ने मालती चेयर को डाल दिया था। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मालती का जो इविक्शन है वो पहले से पहले ही मेकर्स ने प्लान करके रखा था और बाद में सिर्फ एग्जीक्यूट करना था। लोग भले ही कितनी वोट अपील करें, लोग कितने ही वोटिंग ट्रेंड में मालती को ऊपर नीचे रखते हो, बट हकीकत में शो के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है, नॉमिनेशन से लेकर इविक्शन तक सारी चीजें खुद बिग बॉस ही प्लान करते हैं। और यही बातें पारस के पॉडकास्ट में बसीर ने भी तो बोली है कि भैया बिग बॉस जो है वो 100-150 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है 100-150 करोड़ हलवा है क्या भाई साहब? इन्वेस्ट करना फिर उसको डबल या ट्रिपल करके वापस कमाना, यही तो धंधा है ना बिग बॉस का। और अपने इस धंधे को चमकाने के लिए और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए बिग बॉस की जो टीम है वो कुछ ठुल्लों को हायर कर लेती है, कुछ एक्स कंटेस्टेंट को हायर कर लेती है जो कि अपने अनपढ़ जाहिल फैंस को मतलब भर भर के चूतिया बनाते हैं। उन चूतिया फैंस को कहीं ना कहीं मैं जगाने की कोशिश करता हूं, उनकी आंख खोलने की कोशिश करता हूं कि आपके वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भाई साहब मुझे ही उल्टा ज्ञान दे दिया जाता है। एनीवेज अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कल रात के एपिसोड की। तो एपिसोड में कुछ मेजर हैपनिंग तो होती है नहीं, बस मालती का इविक्शन होता है और ये जो इविक्शन है इसके लिए कुएं का सेटअप लगाया जाता है। ग्रीन धुआं, लाल धुआं, सफेद धुआं, इस तरह की पीपड़ी पंती चलती रहती है। और इसी के साथ बिग बॉस को मिल जाते हैं अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट और इन्हीं टॉप 5 फाइनलिस्ट को बिग बॉस असेंबली रूम में बुला लेता है जहां पर ट्रॉफी का दीदार होता है। ट्रॉफी इसी फील के आधार पर है, दो हाथ जुड़े हुए हैं, नीचे बीबी का जो एक लोगो है और ये जो शेप है इस ट्रॉफी का जहां पर कि दो हाथ है इस तरह से, ये हाथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सलमान खान जब प्रोमो में आते थे, अब की बार घर वालों की सरकार। और सरकार कौन चलाता है भाई साहब? सरकार तो वही इंसान चला सकता है जो सबसे योग्य हो, जिसे सारी चीजों की समझ हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। तो ये सारी ही चीजें अगर आप देखें तो मुझे जीके बाबू का नाम पता नहीं क्यों जहन में अपने आप आ जाता है। जीके के अलावा अगर कोई दूसरा इंसान ट्रॉफी का हकदार होना चाहिए तो वो प्रणीत मोरे होना चाहिए, क्योंकि वो भी शो के अंदर डे वन से रियल ही रहा है। कोई फालतू की फाइट, कोई फालतू के मुद्दे उसने बनाए नहीं है, लेकिन ट्रॉफी का जो शेप है, डिजाइन है, जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर है, उसे देख करके पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ट्रॉफी जो है वो जीके बाबू को दिमाग में रखकर ही डिजाइन करी है मेकर्स ने। अगर आप याद करें तो जीके बाबू ने जो कार जीती है उस कार का जो लोगो है सिट्रियन का, वो भी मतलब इसी ट्राइंगल शेप में है। तो क्या पता भैया कार भी जीत जाए, ट्रॉफी भी जीत जाए। और जिस तरह से कल जीके बाबू बोले ना अपनी स्ट्रगल की गाथा सुनाते समय कि मैं मेरी वाइफ और मेरी माँ के कहने पर मास्टर शेफ में गया था, मैं वहां पर जीता और उन्हीं दोनों ने मुझे फोर्स करा, तो मैं यहाँ पर भी आया हूँ और मैं ये शो भी जीतना चाहूंगा। तो क्या पता भाई साहब अंदर खाने में सेटिंग पहले से हो चुकी हो। शोले फिल्म के अंदाज में हथियार जेल में आ चुका है, उसी तरह से ट्रॉफी नाम का हथियार जो है वो असेंबली रूम में आ चुका है। इन शॉर्ट मेरी नजर में तो ट्रॉफी के दो ही हकदार हैं, जीके या फिर प्रणीत। अगर अमाल भी जीत जाए तो भी भैया मतलब ठीक ही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फरहाना और तान्या जैसी जो फेक लड़कियां हैं, जो फेक फेमिनिस्ट हैं, इन्हें मतलब ये ट्रॉफी मिले, क्योंकि ये बहुत ही लीचड़ लड़कियां हैं। और यही दोनों लीचड़ लड़कियां या फिर ये दो कमीनियां जो कि पिछले 4 वीक से बड़ी बेस्टी बनी घूम रही थी, भाई साहब कल के एपिसोड में एक बार फिर से लड़ पड़ती हैं। और किस बात पर लड़ती हैं कि भैया तान्या ने अमाल का नाम दे दिया कि अमाल जो है वो विनर मटेरियल बन सकता है, उसके अंदर 1000 कमियां हैं लेकिन अमाल जो है वो जीतना डिजर्व करता है। इधर तान्या मित्तल ने अमाल मलिक का नाम दिया और ध्यान दीजिए ये वही तान्या मित्तल है जो कि फरहाना के साथ बैठ करके क्या बोली थी, अगर अमाल जीत भी गया तो क्या वो इंस्पायर करेगा लोगों को? अमाल मलिक है कौन, क्या किया उसने, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूं। लेकिन कट्टू यही तान्या मित्तल कल रात के एपिसोड में अमाल में लाख कमियां हैं लेकिन उसने खुद को सुधार किया है तो अमाल जीतना डिजर्व करता है। इधर अमाल का नाम लिया, उधर फरहाना को सुरसुरी लग गई और फिर दोनों ये सोकॉल्ड बेस्टी जो है वो आपस में लड़ती भिड़ती है, जहां पर फरहाना बोलती है कि जब हम नॉमिनेशन टास्क में गए थे तब तूने मेरा नाम दिया था ये बोलकर कि फरहाना जीता डिजर्व करती है, लेकिन तूने आज मेरा नाम नहीं दिया, तू फ्लिप कर जाती है। तो तान्या का जवाब कि यहाँ सिचुएशन बदलती रहती है, हर दिन इक्वेशन बदलती रहती है, सब बदलता रहता है। Oh my God! Wow! और पता नहीं क्यों लेकिन इस मोमेंट का ना मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब मिलेगा फरहाना भट्ट को इंस्टेंट कर्मा, क्योंकि ये फरहाना भट्ट जो कि असेंबली रूम में लास्ट मिनट पर जीके को या फिर प्रणीत को गच्चा देती आई है, धोखा देते आई है, इस फरहाना को धोखा मिलेगा तो क्या ये लड़की शिद्दत से या फिर ग्रेस के साथ उसे स्वीकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो कल रात के एपिसोड में इस लड़की ने साबित कर दिया कि ये तो दूसरों को धोखा दे सकती है, लेकिन जब इसे लास्ट मोमेंट पर धोखा मिल जाए तो इसके गुर्दे छिल जाते हैं। और जब गुर्दे छिल जाते हैं फरहाना के तो वो कैसे बौखलाती है ये आपने कल फिर से देख लिया।
और फिर इसके बाद का जो एपिसोड था वहां पर तो भैया आइए आप एक्टिविटी रूम में और अपने जीवन का लो पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, आपका स्ट्रगल, आपकी दास्तां, दुख दर्द पीड़ा सब कुछ सुनाइए। जहां पर जीके बाबू आते हैं, भर भर के एक्टिंग के मोनोलॉग देते हैं। मैं 20 साल पहले कानपुर से आया था, मैंने मतलब बहुत कुछ सहा है, ये है वो है। फिर 2016 में मेरी जिंदगी में आकांक्षा आती है, लेडी लक आता है, फिर मैं मास्टर शेफ में गया, वहां पर जीत के आया। फिर मेरे पेरेंट्स और वाइफ दोनों ने बोला कि तुम बिग बॉस में भी जाओ, तो मैं जहां भी अपनी मम्मी और अपनी वाइफ की बात सुन करके जाता हूं वो शो में जीतता हूं। इसी बीच मेरी फैमिली में ये हो गया था, मेरे जीवन का लो पॉइंट था, ये था वो था। इसके बाद एक्टिविटी रूम में आती हैं तान्या मित्तल, जिनकी आंखों में रत्ती भर आंसू नहीं थे, लेकिन भर भर के ऐसे और तान्या मित्तल का लो पॉइंट क्या था भाई साहब, स्ट्रगल क्या था? मैंने मोबाइल पे ना फेसबुक पेज बनाया था, फॉलो करती थी, अनफॉलो करती थी, थोड़ा पैसा आ गया, फिर आगे फैक्ट्री ले ली। अरे भैया ऐसी कौन सी ऐप है जहां पर फॉलो अनफॉलो करने से पैसे मिलते हैं? इतने पैसे मिलते हैं कि आप फैक्ट्रीज खोल लो, आप गाड़ियां खरीद लो, आप जमीन खरीद लो। और ये सारी चीजें ना तान्या मित्तल ने चुप चुप के करी थी। तान्या मित्तल ने चोरी चुप के मलेशिया में वो कुछ ब्यूटी कंपटीशन थी उसके लिए अप्लाई कर दिया, वो भी बगैर किसी को बताए, यानी कि सबसे छुप कर। और ऐसे ही उसने सबसे छुप करके बगैर किसी को बताए पासपोर्ट और वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया होगा। लेकिन जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट जब बनता है तो पुलिस वाले आते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, फिर पासपोर्ट घर पर डिलीवर होता है। ये सारी चीजें तान्या मित्तल ने छुप करके करी, किसी को पता नहीं था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन अकॉर्डिंग टू तान्या मित्तल ये सारी चीजें उसने बहुत छुप छुप करके करी है, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में बड़ी हुई है, वहां पर इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है। बट यही तान्या मित्तल जो है वो एक दो दिन पहले मालती चेयर के साथ बैठ करके गार्डन एरिया में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं तो बड़े ही नाजो और लाज से पली हूँ, बड़े ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बड़ी हुई हूँ मैं, लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरे पास भी आने की। और ये मीडिया वाले कितने बदतमीज हैं, कितने मतलब रूथलेस होकर के मुझसे सवाल कर रहे थे। इन शॉर्ट कभी ये लड़की क्लेम करती कि मैं बड़े ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बड़ी हुई हूं, एट द सेम टाइम कभी लड़की बोलती है कि मैं बड़े ही कंजर्वेटिव माहौल में बड़ी हुई हूं जहां पर लड़कियों को कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती, मैं छुप करके ये सब करती हूं। एट द सेम टाइम यही लड़की क्लेम करती थी कि भैया मेरी फैमिली बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न है, मैं तो रात को अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ, फिर मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी बोलती है कि बॉयफ्रेंड से बात कर ले। एट द सेम टाइम ये लड़की क्या बोली कि छुप छुप करके ना मोबाइल फोन से ऐप वो फेसबुक पेज बनाया था, ये करती थी, फॉलो करती थी, सुबह अनफॉलो करती थी। ये सारी चीजें आप कब कर लेती थी? क्योंकि नेहल के सामने आपने क्या बोला था कि आपका बड़ा सा भाई 2500 स्क्वायर फीट का जो वार्डरोब एरिया है, एक आपका अलग ही फ्लोर है जहां पर बगैर कांदा और बगैर लहसुन का खाना वगैरह बनता रहता है, फिर आप मम्मी के साथ जाकर के सोती हो, मम्मी आपको कहानियां सुनाती है। तो इन सारी चीजों के बीच में आपने फेसबुक पेज वगैरह कब बना लिया था? तो वही बात निकल करके आती है कि तान्या मित्तल की किसी भी बात में भाई सच नहीं होता है, सिर्फ फेकम फाकी करती है। और कल भी भाई कैमरे को देख करके आंखें तिरछी करके यूं यूं कर रही है, लेकिन रत्ती भर आंसू नहीं थे। वैसे तान्या और जीके की जो स्टोरी थी उसमें मुझे इतना कुछ खास मजा आया नहीं। अमाल की जो स्टोरी है वो भी हम पहले से पहले सुन ही चुके हैं, तो अमाल ने कुछ नया नहीं बताया। लेकिन प्रणीत मोरे और ये जो फरहाना की जो स्टोरी है वो मुझे काफी रिलेटेबल लगी, खासतौर पर प्रणीत की, जिस तरह से उसने कहा कि हम 20-25 साल किराए के घर में रहे, फिर अभी इसी साल जुलाई में मैंने घर खरीदा, फिर मैं बिग बॉस के घर के अंदर आया। और लोएस्ट पॉइंट के नाम पर उसने जो एक बात कही कि मैं इतना मतलब बिजी हो गया था कि मैंने फोन तक नहीं उठाया, फिर मैं अपनी दादी से बात करने को तरस गया जिंदगी भर के लिए। और ऐसा ही एक लोएस्ट पॉइंट जो है वो फरहाना भट्ट के भी जीवन में था, जहां पर कि उसके नानू की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मिल नहीं पाई थी, बस वीडियो कॉल पर बातचीत कर पाई थी, ऐसा कुछ वो बयां करती है। खैर इन्हीं सारी बातों के बीच में हमें एक और बात पता चलती है, जहां पर कि हमें यह पता चलता है कि प्रणीत मोरे के ऊपर अटैक करवाया था वीर पहाड़िया, जो कि जानवी कपूर का बॉयफ्रेंड है। हालांकि जानवी कपूर का बॉयफ्रेंड होने के अलावा इसकी वीर पहाड़िया की एक और पहचान है, और वो पहचान ये है कि ये बंदा सुशील कुमार शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है, उनका नाती है। और कैसे पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों ने प्रणीत मोरे को असॉल्ट करा था, मारा था। क्यों? क्योंकि प्रणीत मोरे ने वीर पहाड़िया के ऊपर एक जोक क्रैक कर दिया था। ये भी एक ऐसा लोएस्ट पॉइंट था इसकी प्रणीत की लाइफ में, जिसके बारे में वो हम सबको बताता है। वहीं अमाल मलिक ने वही लोएस्ट पॉइंट गिनाए जो कि वो डे 1 से गिना रहा है। मेरे दादाजी बीमार हो गए थे, मलिक परिवार की लेगेसी, हम दोनों भाई जाते थे, हमको कोई काम नहीं देता था क्योंकि हमारा सरनेम। तो कहने का मतलब ये है कि अमाल और तान्या डे 1 से हमें अपने स्ट्रगल की दास्तां, बेचारेपंती की दास्तां, दुख दर्द पीड़ा ये हमें सुनाते आए हैं, तो हमें कुछ भी नया नहीं लगा है। अब इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है रिएक्शन, आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।